जय हिंद दोस्तों। कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर के इस सीरीज के पार्ट 3 में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। इससे पहले इस सीरीज पर मैं 2 वीडियो बना चुका हूं और प्रत्येक वीडियो में हमने 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर किया है। ठीक है, 5-5 प्रश्न हम एक वीडियो में कवर कर रहे हैं और पर डे हमारी क्लास आती है, तो आप सभी लोग इस प्लेलिस्ट को जरूर देखिएगा। टॉप 100 महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर सामाजिक विज्ञान के नाम से हमारे चैनल पर प्लेलिस्ट बन चुकी है, तो जाइए और उस प्लेलिस्ट का क्रम बाय क्रम एक एक वीडियो देखते जाइए। ये पूरी प्लेलिस्ट आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। पेपर देने के बाद आप पेपर का एक एक प्रश्न इस प्लेलिस्ट से मिला पाएंगे और सारे प्रश्न मैच करेंगे। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो लगातार पूछे जा रहे हैं। तो चलिए आज के इस पार्ट 3 को शुरू करते हैं और आज के इस वीडियो में भी हम टोटल 5 महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जैसा कि पर डे देखते हैं। इससे हमें याद करने में भी आसानी होगी, क्योंकि भाई प्रश्नों की संख्या कम रहेगी तो हमें जल्दी याद हो जाएंगे। प्लस हमें पर डे मेहनत भी बहुत कम करना पड़ेगा। अगर आधा घंटे भी हम इनको अच्छे से पढ़ लेंगे तो ये प्रश्न हमारे अच्छे से तैयार हो जाएंगे। तो इस सीरीज को पर डे देखिएगा। इस सीरीज का एक एक भाग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आज का सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 11वां प्रश्न, क्योंकि 1 से 10 तक के प्रश्न हमने ऑलरेडी पढ़ लिया है। अब 11 से 15 तक आज पढ़ेंगे। 11वां प्रश्न है, भारत में महिलाओं के प्रति भेदभाव के तरीकों का वर्णन कीजिए। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो उत्तर में लिखेंगे, स्वतंत्रता के बाद हमारे देश में महिलाओं की स्थिति में व्यापक सुधार हुआ है, लेकिन वे पुरुषों की तुलना में अभी बहुत पीछे हैं। ऐसा क्यों भाई? महिलाओं के प्रति होने वाले प्रमुख भेदभाव इस प्रकार है, क्योंकि भेदभाव की वजह से उनको आगे नहीं बढ़ाया जा रहा है। भेदभाव की वजह से वे पुरुषों की तुलना में पीछे जा रही हैं। और भेदभाव के कारण क्या है लिखेंगे। पहला कारण है दोस्तों कि भारत के अनेक हिस्सों में अभी भी लड़की के जन्म लेते ही मार दिया जाता है। अधिकांश परिवार लड़के की चाह रखते हैं। ठीक है, पहला कारण हो गया। दूसरा, महिलाओं को शिक्षा के बराबर अवसर नहीं दिए जाते हैं। ठीक है। तीसरा है, भारत में सार्वजनिक जीवन में खासकर राजनीति में महिलाओं की भूमिका नगण्य ही है। अर्थात राजनीति के क्षेत्र में महिलाएं तो एकदम कम दिखाई देती हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि भाई देखो, उनको मौका नहीं दिया जाता। अभी भी महिलाओं को घर की चार दीवारी के भीतर ही सीमित कर दिया गया है। अर्थात उनको घर से बाहर निकल करके खुल करके ज़िंदगी जीने का मौका नहीं दिया जाता। चौथा लिखेंगे, काम के हर क्षेत्र में महिलाओं को पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है। चाहे भले ही वो पुरुषों के समान काम की हो, भले ही दोनों ने समान काम किया हो, यानी महिला और पुरुष दोनों ही भले बराबर काम किए हों, लेकिन महिलाओं की वैल्यू कम होती है और उनको कम वेतन मिलता है। तो यही तो कुछ भेदभाव हैं जो भारत में महिलाओं के साथ होते हैं। पांचवा लिखेंगे, भारत में महिलाएं पुरुषों से अधिक काम करती हैं, किंतु अक्सर उनके काम को पुरुषों से मूल्यवान नहीं माना जाता है। इस तरीके से लिखेंगे दोस्तों। और ये हमारा पहला प्रश्न। देखिए, इसका एक एक आंसर मैंने स्वयं से लिखा है, सरल शब्दों में लिखा है, ताकि आपको आसान से आसान तरीके से मैं याद करवा सकूं, है ना। तो ये प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये बात मान लीजिए और स्क्रीनशॉट करके इसको तुरंत नोट कर लीजिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 12वां प्रश्न है दोस्तों, गन्ने की खेती के लिए उपयुक्त भौगोलिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, तथा भारत में इसके किन्हीं 3 उत्पादक राज्यों का भी उल्लेख कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे, गन्ने की उपज हेतु आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण इस प्रकार है। यानी गन्ने की खेती के लिए, यानी गन्ना की खेती करने के लिए हमें किस प्रकार का वातावरण चाहिए, कैसा टेम्परेचर चाहिए, कैसा खेत चाहिए, कैसी क्या चीज़ें चाहिए, कैसा जलवायु चाहिए, ये सब चीज़ें आपको लिखना है। और उसके बाद भारत में कहाँ कहाँ पर गन्ना होता है, 3 उत्पादक राज्य आपको लिखना है। तो लिखेंगे, गन्ने की उपज हेतु आवश्यक भौगोलिक परिस्थितियों का विवरण इस प्रकार है। लिखेंगे, गन्ने की खेती के लिए समतल तथा अच्छी जल निकासी वाली भूमि तथा जल धारण क्षमता युक्त गहरी दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। यानी ऐसी मिट्टी जो समतल हो, ठीक है, और अच्छी जल निकास की सुविधा भी हो और जल धारण करने की क्षमता से युक्त भी हो। और कैसी मिट्टी हो? दोमट मिट्टी हो। ठीक है भाई। आगे लिखेंगे, इसके लिए गर्म तथा आर्द्र जलवायु की आवश्यकता होती है। किसके लिए? गन्ने के लिए। ठीक है। और अच्छी उपज के लिए 100 सेंटीमीटर से 150 सेंटीमीटर वर्षा भी चाहिए। वर्षा की कमी को सिंचाई के द्वारा पूरा किया जा सकता है। भाई ज़रूरी नहीं है कि वर्षा के होने पर ही गन्ने की उपज होगी, आप सिंचाई के द्वारा भी पानी की समस्या को दूर कर सकते हैं। गन्ने की फसल के लिए वर्ष भर पाला रहित मौसम होना चाहिए। यानी पाला ना हो ऐसा मौसम चाहिए, क्योंकि अगर पाला पड़ेगा तो गन्ने की फसल बर्बाद हो जाएगी, क्योंकि पाला गन्ने की उपज के लिए हानिकारक होता है। आगे लिखेंगे, फसल को पकते समय
खुली धूप की आवश्यकता होती है। इससे गन्ने में अधिक मिठास उत्पन्न होती है। इस तरीके से ये 12वां प्रश्न हो गया है। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब प्रश्न में आगे पूछा गया था गन्ने के उत्पादक राज्य, तो भाई लिखेंगे गन्ने का उत्पादन गंगा के ऊपरी मैदानों, ठीक है, गंगा के ऊपरी मैदानों तथा पंजाब के मैदानी भागों में खूब किया जाता है। ठीक है, अकेला उत्तर प्रदेश भारत का आधा गन्ना पैदा करता है। भाई देख लो उत्तर प्रदेश की श्रेष्ठता। आगे लिखेंगे महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु व कर्नाटक गन्ने के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं। इस तरीके से आप ये पूरा आंसर लिखेंगे और 3 से 4 अंक का ये आपके बोर्ड एग्जाम में आएगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, रियली इंपॉर्टेंट है, कितनी बार आपको बताऊं। ठीक है दोस्तों, इस सीरीज का एक एक प्रश्न आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। लगातार 2-2, 3-3 सेट में पूछे जाने वाले प्रश्न हैं, ये बात मेरी मान लो और एक एक प्रश्न को तैयार कर लो। जी हाँ दोस्तों, देखिए 13वां प्रश्न है भूक्षरण से आप क्या समझते हैं? इसे रोकने के लिए कोई 4 उपाय आपको बताना है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। उत्तर में लिखेंगे भूक्षरण या जिसको मृदा अपरदन भी कहते हैं, इसका अर्थ है जमीन के कणों का अपने मूल स्थान से हटकर दूसरी जगह जमा होना। यानी मिट्टी के जो कण हैं एक जगह से उड़ करके दूसरी जगह पर जाना जो है ये भूक्षरण या मृदा अपरदन। अपरदन अपरदन मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना। तो मिट्टी का एक जगह से कटकर दूसरी जगह पे जाना जो है भूक्षरण या मृदा अपरदन कहलाता है। और इसे रोकने के लिए कुछ प्रमुख उपाय इस प्रकार हैं। पहला लिखेंगे भाई अलग अलग तरह के पेड़ लगाने चाहिए जिससे पेड़ों की जड़ें मिट्टी को बांधे रखती हैं और उसे बहने नहीं देती हैं। दूसरा लिखेंगे नदियों पर बांध बनाकर जल के वेग यानी जल के स्पीड को कम करके मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। ये हो गया। तीसरा लिखेंगे पशुचारण पर प्रतिबंध लगा करके, अर्थात जो पशु चरते हैं उन पर रोक लगा करके तथा कृषि प्रणाली में सुधार करके भी मृदा अपरदन को रोका जा सकता है। चौथा लिखेंगे ढाल वाली भूमि पर सोपान बनाए जाते हैं, यानी सीढ़ीदार खेती की जाती है। सोपान कृषि मिट्टी को अपरदन से रोकती है। ठीक है, यानी सोपान कृषि में मिट्टी कट के नहीं बह पाती है। आगे लिखेंगे बड़े खेतों को पट्टियों में बांधकर फसलों में घास की पट्टियां उगाई जाती हैं। ठीक है, ये पवनों द्वारा जनित बल को कम करती हैं, यानी हवा जब चलती है तो उसके बल को ये पट्टियां जो हैं, घास की पट्टियां जो हैं बल को रोक देती हैं, जिससे वायु के साथ मृदा अपरदन कम होता है। यानी वायु से मिट्टी उड़ती नहीं है और मृदा अपरदन नहीं हो पाता। आगे लिखेंगे 6वां नंबर वृक्षारोपण भूक्षरण रोकने का सबसे अच्छा तरीका है। भाई भूक्षरण या मृदा अपरदन को रोकना है तो पेड़ों का आरोपण करो, वृक्षारोपण करो। इससे मिट्टी का कटाव नहीं होता है। ठीक है, और मिट्टी संक्षारित होने से बच जाती है। इस तरीके से आप लिखेंगे दोस्तों और ये उत्तर भी आपका कंप्लीट हुआ। दीर्घ उत्तरी में पूछा जाने वाला प्रश्न है, 6 अंक आपको बोर्ड एग्जाम में पूरे के पूरे ये दिलाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 14वां प्रश्न जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी तक कई लोग वीडियो को लाइक नहीं किए हैं, तो भाई लाइक कर दो ताकि सीरीज कंटिन्यू चलती रहे और आप सभी को पर डे वीडियो मिलती रहे। 14वां प्रश्न है प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्रकों की विशेषताओं, ठीक है, विशेषताओं की विवेचना कीजिए। तो उत्तर लिखेंगे प्राथमिक क्षेत्रक पहले लिखेंगे, ठीक है, कि प्राथमिक क्षेत्रक क्या है, उसकी क्या विशेषता है, फिर द्वितीय क्षेत्रक, फिर उसकी विशेषता। तो लिखेंगे जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करके किसी वस्तु का उत्पादन करते हैं तो इसे प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि कहा जाता है। यानी अगर हम नेचर से उपयोग करते, प्रकृति का उपयोग करते कोई चीज़ बना रहे हैं तो ये जो भाई ये प्राथमिक क्षेत्रक की गतिविधि है। ठीक है, क्योंकि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। ठीक है, निर्मित करते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि यह उन सभी उत्पादों का आधार है जिन्हें हम क्रमशः निर्मित करते हैं। अर्थात प्राथमिक क्षेत्रक में जो चीज़ें बनती हैं उनके द्वारा ही आगे के हम सभी क्षेत्रकों में वस्तुओं का निर्माण करते हैं। उससे बनाई गई चीज़ों को हम द्वितीयक क्षेत्रक में उपयोग करते हैं, फिर तृतीयक क्षेत्रक में। यानी कहने का मतलब ये है कि ये सभी का आधार है। ठीक है, और इस क्षेत्रक को हम कृषि एवं सहायक क्षेत्रक भी कहते हैं। आगे लिखेंगे इस क्षेत्रक के अंतर्गत आने वाली कुछ गतिविधियां इस प्रकार हैं, जैसे कृषि हो गया, दुग्ध उद्योग हो गया, मत्स्य पालन हो गया, ये सब आपके प्राथमिक क्षेत्रक में आते हैं। उसके बाद हेडिंग डालेंगे द्वितीयक क्षेत्रक और इसमें लिखेंगे द्वितीयक क्षेत्रक की गतिविधियों के अंतर्गत प्राकृतिक उत्पादों को विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में परिवर्तित किया जाता है। यानी कि प्राथमिक क्षेत्रक से जो उत्पाद बनते हैं उसको क्या किया जाता है, विनिर्माण किया जाता है, यानी दोबारा फिर से किसी नए चीज़ में उसको परिवर्तित किया जाता है। विनिर्माण प्रणाली के माध्यम से अन्य रूपों में उसको कन्वर्ट किया जाता है
द्वितीयक क्षेत्रक के अंतर्गत, जबकि प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत प्राकृतिक संसाधनों से उत्पादों का निर्माण किया जाता है और वहीं पे द्वितीयक क्षेत्रक में उसका विनिर्माण यानी दोबारा से निर्माण किया जाता है। आगे लिखेंगे, यह प्राथमिक क्षेत्रक के बाद की स्थिति है। यहाँ वस्तुएं सीधे प्रकृति से उत्पादित नहीं होती हैं बल्कि निर्मित की जाती हैं, क्योंकि उस प्राथमिक क्षेत्रक में वस्तुओं को प्रकृति से बनाया गया, फिर वो जो वस्तुएं बनी उनको द्वितीयक क्षेत्रक में फिर से पुनर्निर्मित किया गया, विनिर्मित किया गया, है ना। इसे विनिर्माण क्षेत्रक या औद्योगिक क्षेत्रक भी कहा जाता है। इसके अंतर्गत आने वाली कुछ गतिविधियां इस प्रकार हैं, जैसे कपास से सूत बनाना, गन्ने से गुड़ बनाना और चीनी बनाना, ईंटों से घर बनाना। ठीक है, क्योंकि ईंट जो है वो प्राकृतिक संसाधन यानी मिट्टी का उपयोग करके बनाया गया तो वो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत चला गया, लेकिन ईंटों से घर बनाया गया तो वो द्वितीय क्षेत्रक के अंतर्गत चला गया। कपास प्रकृति में पैदा की गई तो प्राथमिक क्षेत्रक के अंतर्गत, और कपास से सूत बनाया गया तो वो द्वितीय क्षेत्रक में चला गया। गन्ना प्रकृति में पैदा हुआ, प्राथमिक क्षेत्रक, गन्ने से गुड़ और चीनी बनी तो द्वितीय क्षेत्रक। ठीक है भाई, यानी द्वितीय क्षेत्रक में हम उसको अलग रूप में ट्रांसफर करते हैं, बस ये बात आपको याद रखना है। यही अंतर है प्राथमिक क्षेत्रक और द्वितीय क्षेत्रक में, जबकि प्राथमिक क्षेत्रक में हम किसी चीज को प्रकृति की सहायता से उत्पन्न करते हैं। 15वां क्वेश्चन है आप सभी के सामने, असंगठित क्षेत्रकों के श्रमिकों की समस्याओं की विवेचना कीजिए। यानी असंगठित क्षेत्रक के जो मजदूर होते हैं, जो श्रमिक होते हैं, उनके सामने क्या कष्ट हैं, उनको क्या क्या कष्ट झेलने पड़ते हैं, क्या क्या समस्या है, उसकी विवेचना आपको करना है। तो उत्तर में लिखेंगे असंगठित क्षेत्रक, लिखेंगे इस क्षेत्रक को अनौपचारिक क्षेत्रक भी कहते हैं। ठीक है, इसमें वे सभी कार्य शामिल होते हैं जिसमें 10 से कम श्रमिक कार्य करते हैं। यानी कि असंगठित क्षेत्रक में वो काम आता है जिसमें 10 मजदूर से कम काम करते हैं। जैसे आप लोग डेली लाइफ में गांव देहात में काम देखते होंगे, चलता होगा, जहाँ पे ज़्यादा काम नहीं रहता, घर बन रहा है, 2 लेबर 3 लेबर लगे हुए हैं, यानी 10 से कम मजदूर जिसमें हैं वो आपका असंगठित क्षेत्रक है। इसके अतिरिक्त खेती बाड़ी तथा स्वनियोजित जोखिम उद्यमों को भी इसी में शामिल किया जाता है। यानी जो व्यक्ति निजी काम करवाते हैं वो, और खेती बाड़ी इत्यादि के काम भी इसमें शामिल किए जाते हैं। आगे लिखेंगे असंगठित क्षेत्रकों की समस्याओं का विवरण इस प्रकार है। लिखेंगे भाई कि असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों के लिए नौकरी सुरक्षा नहीं होती है, क्योंकि उन्हें बिना कारण बताए नौकरी से बाहर किया जा सकता है। क्योंकि भाई ये प्राइवेट जॉब है, इसमें उन्हें परमानेंट नहीं लगाते हैं, जब उनको काम हुआ तभी बुलाएंगे, जब उनका काम खत्म तो बाहर कर दिए। ठीक है, उन्हें अतिरिक्त समय लगाना पड़ता है जिसके लिए उन्हें कोई भुगतान नहीं दिया जाता है। भाई गांव देहात में काम करने जो लोग जाते हैं, कभी 1 घंटे लेट आते हैं, कभी 2 घंटे, कभी 3 घंटे, उसका कोई रुपया नहीं दिया जाता है ना। तो ये समस्या भी होती है। और तीसरी समस्या है सामान्यतया असंगठित क्षेत्रक में लोगों को अनियमित कार्य प्राप्त होता है, यानी रेगुलर काम नहीं मिलता है। महीने में कभी 10 दिन तो कभी महीने में 20 दिन तो कभी 25 दिन, यानी परमानेंट काम नहीं मिलता है, रेगुलर नहीं मिलता है। तथा जब कार्य अधिक नहीं रहता है तो श्रमिकों को नौकरी से निकाल दिया जाता है, जब काम नहीं रहता तो बाहर कर देते हैं। चौथा लिखेंगे असंगठित क्षेत्रक में श्रमिकों को समय से मजदूरी भी नहीं मिलती है, काम करवाने के बाद कई दिनों तक भुगतान प्राप्त नहीं होता है। इस तरीके से आप लिखेंगे दोस्तों असंगठित क्षेत्रक के श्रमिकों की समस्याओं का वर्णन। इस तरीके से आज का ये वीडियो फिनिश हुआ। उम्मीद करता हूँ वीडियो बहुत ज़्यादा अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक कीजिए, और इसका अगला पार्ट देखना चाहते हो तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जा करके देख लीजिए। मिलेंगे आप सभी के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।